दोस्तों एसएससी सीजीएल के इंग्लिश पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब जबकि सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस एग्जाम को एसएससी ने नोटिफाई कर दिया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से टीयर 1 में पूछे गए सभी 21 सेट्स के सवाल को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेंस की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है जो कि सीजीएल 13 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सारा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर रखा है कि आपकी जो एरर है वो इसी अंडरलाइन पार्ट में होने वाली है, यदि है तो। ठीक है, टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम, तो ऑन देम, तो यहाँ पे जो देम लगा हुआ ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, देम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, तो वाइल वॉशिंग योर हैंड्स, यहाँ पे हैंड्स के बारे में चर्चा हो रही है और हैंड्स एक प्लूरल है, तो इसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होगा। तो रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑन दोज नहीं होगा, क्योंकि दोज तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आपको यूज करना है एक प्रोनाउन, दे भी नहीं यूज होगा, देयर भी नहीं होगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो नो सब्स्टिट्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो यहां देखते हैं प्लेज द ड्रम, तो पहले देखते हैं द टॉय जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। द टॉय ड्रमर जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी वर्ब यूज होगा उसमें एस लगेगा, तो ये बिल्कुल सही है, एस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस, यू के साथ प्रेस नहीं होगा, यू प्रेसेस नहीं होगा, ये भी सही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। फियर्स कंपटीशन, कंपटीशन किन के बीच होता है? रेस्टोरेंट्स के बीच में है, तो ये अगेंस्ट नहीं होता है, कंपटीशन किसी के बीच में होता है, अगेंस्ट नहीं होता है। तो यहाँ जो आपकी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी वो होगी अमंग, तो रिप्लेस अगेंस्ट विद अमंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब ये सो मेनी एग्जाम्पल्स सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सबऑर्डिनेट एग्जाम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल मुझे दो, तो कुछ एग्जाम्पल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सम मेनी एग्जाम्पल्स नहीं होगा, सो मेनी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सम मोर एग्जाम्पल्स होगा, सम फ्यू एग्जाम्पल्स नहीं होगा। या तो आप सम हटा के फ्यू एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप फ्यू एग्जाम्पल्स लिख लो, या नहीं तो सम मोर एग्जाम्पल्स, ये दोनों सही हो सकते थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आई मीन, लेकिन एज अ होल वन ऑफ द स्टूडेंट्स हम किसको रेफर कर रहे हैं? ये सिंगुलर है। अब हम इसको लिख दें टू ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पे है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये तो प्लूरल होना ही है। तो जब आपका सब्जेक्ट मैनी ऑफ द एप्पल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो वॉज नहीं होगा, यहां पर होगा वर। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे could not understand the topic without the help of the teacher. Although the children studied hard but they could not नहीं होगा, सिर्फ they होगा, they could not understand, तो आपको ये but को रिमूव करना है, इससे आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो although the children studied hard they, देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। इसके लिए आपके पास जो करेक्शन सजेस्टेड है, टू नॉइजी, मच टू मच नॉइजी, मच टू मच नॉइजी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मच नॉइजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस प्लेस पे टू नॉइजी, टू मच नॉइजी ये सारे एप्लीकेबल है। टू नॉइजी का मतलब होता है इतना नॉइजी दैट
इट शुड नॉट बी। और आपको पता है कि टू नॉइजी नेगेटिव सेंस में होता है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी उसको नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं कि ये बहुत नॉइजी है। अब आप अगर टू मच नॉइजी भी लिखो तो भी इसका मतलब वही है, दैट इतना कि इट शुड नॉट बी। तो ये एक यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि एसएससी ने आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट बताया है। तो यहाँ पे टू मच नॉइजी का भी वही मतलब है, और ये ग्रामेटिकल बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं है। टू मच नॉइजी एंड टू नॉइजी holds the same meaning, that so noisy that it should not be. Question number 8. I wish I have come an hour sooner. आपको have में कोई रिप्लेसमेंट करनी है। I wish I have, ये I wish I have जो है, I wish I had इसकी एक्चुअल सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट होती है, और दिस इज यूज टू एक्सप्रेस wanting something that you don't have, that you don't have। तो I wish के बाद I had का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9. शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले एक मूवी का नाम है, पता है सबको। इज वन, देखो स्पॉन्टेनियसली वन ऑफ द मोस्ट ही निकला मेरे मुंह से। तो यहाँ पे जो आपको करेक्शन करनी है, ये आपकी जो यहाँ गड़बड़ी है, इस ये जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया हुआ है इनका, आप रिप्लेस करो, रिप्लेस इन विद ऑफ। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10. मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। तो आपको इसमें करेक्शन ढूंढनी है, वॉज नॉट रिवील्ड सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस लाइन पर फोकस करते हैं, मच ऑफ द ट्रूथ। ये मच ऑफ द ट्रूथ जो है ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? कि ट्रूथ जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो मच ऑफ द ट्रूथ का जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन इसी जगह पर अगर मेनी ऑफ दी कुछ भी काउंटेबल नाउन होता है, यदि कोई भी काउंटेबल नाउन, तो ये प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब हम मच का प्रयोग कर रहे हैं, मच ऑफ द ट्रूथ, जो कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज कर पा रहे हैं, तो ये सिंगुलर होगा। तो यदि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो भी एग्री करना चाहिए इसके साथ, इट शुड एग्री विद दिस। तो मच ऑफ द ट्रूथ वॉज नॉट रिवील्ड, दिस इज परफेक्टली ओके। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूशन की दरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। आई आस्क्ड राहुल, यहाँ पे दैट जो यूज हुआ है ये यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। कैसे मैं ये कह रहा हूं, तो देख लो आपकी डायरेक्ट स्पीच क्या थी, यहाँ क्या रही होगी। आई सेड टू राहुल, और फिर मैंने डबल कोट शुरू किया, और ये कह रहा हूं कि पूछ रहा हूं उससे, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच रही होगी। इसे मैंने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में, और चूंकि मैं पूछ रहा हूं हाउ फार, तो इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। आई आस्क्ड राहुल, यहाँ पे फिर दैट का प्रयोग नहीं होगा, सीधे हाउ फार इज है तो मैंने वॉज का प्रयोग कर दिया। हाउ फार वॉज योर है तो मैंने प्रयोग किया हिज ऑफिस का, फ्रॉम हिम होम का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच की कन्वर्जन है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अमंग अप्लाइड साइंसेज में मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। तो जितने भी अप्लाइड साइंसेज है उसमें से मेडिसिन इज वन, मेडिसिन एक सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी वर्ब लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, वो इस सिमिलर सब्जेक्ट से अग्री करना चाहिए। तो उसके लिए आपको हैव की जगह हैज लगाना पड़ेगा। रिप्लेस हैव विद
हैज। ठीक है, तो वन विच हैज गिवन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. Here's to the news tonight at 9 p.m. as there will be an important announcement about the budget. Here's to, this is a imperative sentence. Imperative sentence का मतलब क्या हो गया? कमांड दे रहा हूं मैं, ठीक है, कमांड हो गया, या आप डिमांड कर रहे हो कोई चीज, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो किसी को, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप ये जान लो कि हम जब कमांड करते हैं तो V1 का प्रयोग करते हैं. V1 दैट इज टू बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स इफ देयर इज एनीथिंग इन दैट पार्ट. तो V1 मीन्स जैसे हम कहते हैं शट अप, ये V1 है, ठीक है, या गेट आउट, ये भी V1 है. V1 विदाउट S और ING और एनीथिंग, ठीक है. तो हियर्स टू तो बिल्कुल गलत है, तो हमें देखना है कि हमें V1 का प्रयोग करना है. यहाँ पे लिसन टू है, ये V3 है, और V2 ये नहीं मुझे पता. हियर टू, दिस कुड बी, हम देखते हैं इसके. लिसन टू इज, लिसन वर्ब 1 में भी है, और लिसन टू इज द राइट कॉन्स्ट्रक्ट. लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है. टू जो है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है इस जगह पे, ठीक है. वी डोंट यूज हियर टू, हियर के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 14, आइदर द बियर्स और द लायन. आइदर और से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होता है, इससे हम कैसे डील करते हैं. तो ये बात आप जान लो कि जो भी सेंटेंस जिसमें कि दो सब्जेक्ट होंगे वो आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो वर्ब होगी, आने वाली वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वो सेकंड सब्जेक्ट से अग्री करेगी. इट मींस आइदर द बियर्स, ये द बियर्स तो प्लूरल है, यानी कि सब्जेक्ट 1 प्लूरल है, लेकिन ये द लॉइन जो है ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट 2, और आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी ये सिंगल S2 से एग्री करेगी. तो द लॉइन हैज, दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट. एस्केप्ड फ्रॉम द जू, ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की दरकार नहीं है. द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड. द फर्नीचर, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है. फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये आपका जो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट. तो ठीक है, इसके साथ इज लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. रेडी टू बी डिलीवर्ड, ये भी सही लग रहा है. फिर भी हम देखते हैं ऑप्शंस. यहाँ पे इन्होंने आर का प्रयोग किया है, कट कर दो. आर का प्रयोग किया है, कट कर दो. देन कम्स हैज रेडी टू बी डिलीवर्ड. हैज के साथ जो प्रयोग होगा वो V3 प्रयोग होगा, और साथ ही साथ हैज कैन बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव. ही हैज 5 सन्स, तो ये 5 क्या है, एडजेक्टिव है. और आई हैव रिटन, तो ये रिटन क्या है, V3 इज नाउन है, ये भी गलत है. तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है. वैसे भी मैंने बता दिया आपको कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसका तो ये इज एग्री कर रहा है, बट हम रेडी टू बी डिलीवर्ड पार्ट को भी एग्जामिन कर रहे थे, और वो भी सही निकला. प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस. ये अब देखो, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है. ये जिरंड है आपका, ये जिरंड है, ठीक है. तो प्रिपेयरिंग ये एक सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा. तो प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज. अब इसमें जो वर्ब लग रहा है कीप, इसके साथ आप एस लगाओगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं. कीप्स देम प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ ये देम अग्री कर रहा है, ये भी सही है. इन रेडनेस, तो इन रेडनेस सही है बिल्कुल, या तो कीप्स देम आप रेडी लिख लिया होता आपने, या इन रेडीनेस, ठीक है, दोनों ही सही होता है.
तो हम देखते हैं क्या कीप्स देम रेडी वाला ऑप्शन है हमारे पास। कीप्स देम रेडी तो नहीं है, ये तो कीप देम रेडी ये गलत है। कीप देम टू बी रेडी ये भी गलत है। कीप्स देम फॉर रेडीनेस ये भी गलत है, इन रेडीनेस होगा। तो इस सेंटेंस को किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। नो वन आर सपोज टू रिएक्ट, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। नो वन इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज सिंगुलर, नो डाउट अबाउट इट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो नो वन विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे आर गलत है, आप आर को रिप्लेस करो इससे। नो वन इज सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडाइज्ड कमेंट्स। So option number 1 will be your right answer. Question number 18. The teacher asked the students fulfill the form. तो fulfill the form ये गलत है, स्टूडेंट्स को कहा गया फॉर्म भरने के लिए। तो भरने के लिए आपको लिखना है, तो टू के साथ आप V1 का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली टू प्लस इन्फिनिटिव का फॉर्म है, तो टू के बाद V1 का प्रयोग होगा। तो टू फिल, द राइट कंस्ट्रक्ट विल बी टू फिल। ठीक है, so the students to fill the form. Right answer will be option number 1. When I meet the couple yesterday, I noticed that the wife was more taller than her husband. More taller गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि taller जो represent कर रहा है एक comparative degree को, comparative degree यानी कि tall, taller और tallest। तो जब पहले ही टॉलर कॉम्परेटिव डिग्री को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके साथ मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री को ही एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। किसके साथ? ऐसे वर्ड्स जिसमें, या आप ये कह लो कि ऐसे एडजेक्टिव जिसके साथ आप ईयर और ईएसटी का प्रयोग नहीं कर सकते हो, जैसे कि ब्यूटीफुल। ठीक है, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल होगा तो मोर ब्यूटीफुल, इससे ज्यादा होगा नहीं, सबसे ज्यादा होगा तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसलिए आप इस मोर को हटा दो, रिमूव मोर। तो कहाँ है वो ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। ये टू नॉट वेंट ये तो गलत नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गलत है। पहली बात, अगर हम नॉट ना भी लगाते, मान लो टू वेंट ही रखते, तो ये गलत है, क्योंकि आपको टू के बाद V1 का प्रयोग करना है, नहीं कि टू गो यूज करना है। ठीक है, अगर नॉट ना लगा होता। लेकिन अगर हम नॉट लगा रहे हैं तो इसे कहेंगे नॉट टू गो, ये सही होगा आपका, नॉट टू गो। तो नॉट टू गो, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 मंथ। सिंस 1 मंथ, ये जो टाइम है 1 मंथ, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम प्रयोग करते हैं फॉर का। तो ये सिंस जो है इसे आप रिप्लेस करो फॉर से, रिप्लेस, तब ये सही हो जाएगा। तो हेयर फॉर 1 मंथ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Question number 22. With magnifying glass, we can observe how minute insects like ants behave. आपको इसी में एरर देखना है, यही अंडरलाइन सेगमेंट है आपका। तो अंडरलाइन सेगमेंट विद मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ गड़बड़ी लग रही है? यस, इसमें कुछ मिस हो रहा है, एक आर्टिकल मिस हो रहा है। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब ये कंप्लीट हो गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Question number 23. 50 liters of milk are donated by the committee. अब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, 50 liters of milk, 50 liters of milk, ये एक सिंगुलर है, ये कंप्लीट सेट इन टोटलिटी कह लो आप, इन टोटलिटी सिंगुलर है। तो इसलिए इस सिंगुलर के साथ जो भी प्रयोग होगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एवी, वो आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। ठीक है, तो इज डोनेटेड बाय द कमिटी। आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हो, जैसे कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ये एक साथ से पढ़ो, इज डिफिकल्ट टू वॉक। ठीक है, तो इसी तरीके का ये एक्सप्रेशन है, 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस इज डिफिकल्ट टू वॉक, 50 liters of milk is donated. The right answer will be option number 4. He fell over in studies owing to his illness.
अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेजल वर्ब पे आधारित है, ठीक है। और फॉल के साथ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो ऑप्शन है वो फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब होता है टू लूज बैलेंस, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। फिर फॉल फॉर, टू बी अट्रैक्टेड टू समबॉडी। और फॉल आउट, फॉल आउट का क्या मतलब होता है? गिर जाना। अब फॉल आउट से एक और मीनिंग है, अगर ये फॉल और आउट अलग अलग ना होकर एक साथ हो, फॉल आउट, ठीक है। तो ये फिर एक नाउन होगा और जिसका मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट कह लो। जबकि जब ये अलग अलग यूज होगा तो एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज होगा और उसकी मीनिंग होगी गिर जाना। तो हम देखते हैं ही फेल ओवर इन स्टडीज ओइंग टू हिज इलनेस, बीमारी की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो पिछड़ जाएगा अपने क्लास में। तो ही विल फॉल बिहाइंड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 25th क्वेश्चन, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। तो वाज पुल्ड आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन है, ठीक है। पुल आउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू विदड्रॉ, जैसे कि रॉजर फेडरर विदड्रॉ पुल्ड आउट ऑफ द यूएस ओपन। पुल ओवर, पुल ओवर का मतलब होता है टू स्टॉप बाय रोड साइड, स्पेशली व्हीकल के लिए यूज होता है ये। और तीसरा है पुल अप, पुल अप का मतलब टू स्टॉप somebody from doing something wrong। पुल अप हो गया। अब पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश, किसी बिल्डिंग को गिरा रहा है तो डिमोलिश। तो यहाँ पे आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज डिमोलिश्ड, तो पुल डाउन विल बी द राइट सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 4। 26वां क्वेश्चन, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये गलत है। जो एडेज है यानी कहावत जो है, दिस इज लाइक एन एप्पल अ डे। ये एक सॉन्ग भी है, एन एप्पल अ डे, इंग्लिश में हॉलीवुड की एक सॉन्ग है एन एप्पल अ डे। तो यहाँ पे एन इज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। Sunil have been working as a personal assistant to the director for 2 years। सुनील क्या है? सुनील एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा? हैज लगेगा क्योंकि वो भी सिंगुलर है। तो हैज कहाँ है? हैज बीन वर्किंग। द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हर्ड। हर्ड, दी हर्ड, ये एक कलेक्टिव नाउन है, बता दूं आपको मैं। और ये अनकाउंटेबल, दिस इज सिंगुलर। तो दी हर्ड जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हर्ड के साथ आर का प्रयोग नहीं बल्कि इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हर्ड इज ग्रेजिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डज नॉट मेंड्स हिज वेज। डज नॉट के साथ V1 का प्रयोग होता है, साथ में S, विदाउट S, सिर्फ V1। सिमिलरली डिड नॉट के साथ भी V1 का प्रयोग होता है, नो यूज ऑफ S। तो ही डज नॉट मेंड्स की जगह सिंपली मेंड होगा, ही डज नॉट मेंड। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। Question number 30. The shopkeeper would have fined her if he come to know that she damaged the toy on the exhibit। If he come to know, पहली बात would have fined से ये मतलब निकल रहा है कि ये पास्ट इवेंट है कुछ, ठीक है। तो ही कम टू तो नो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट इवेंट है और प्रेजेंट इवेंट तो है ही, साथ ही साथ इट शुड बी ही कम्स, अगर है तो ही कम्स, ठीक है।
लेकिन ये पास्ट टेंस है तो ही केम टू नो होगा या कुछ भी और होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं। ही केम टू नो ये हो सकता है। ही कम्स टू न्यू, टू न्यू मैंने आपको बताया टू इज फॉलोड बाय, ये टू प्लस इन्फिनेटिव है, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वी वन, तो टू न्यू नहीं होगा, ये गलत है। नो सब्स्टिट्यूशन, ही कम टू नो गलत है, ही कम्स टू नो होगा अगर होना है तो ये भी गलत है। ही केम टू न्यू, अगेन टू न्यू नहीं होगा। तो आपका जो राइट सब्स्टिट्यूशन है इस जगह वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 31. What were the examples that the writer gave to prove his point? Again, this is to proved. This is to plus infinitive. To shall always be followed by V1. तो to prove होगा, इसलिए to prove। to prove कहाँ है, यहाँ पे है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। If you are not able to go out, did not worry। तो ये did not worry एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव क्लॉज कह लो या सेंटेंस कह लो। तो यहाँ पे कमांड इंस्ट्रक्शन जैसी चीज है, तो डिड नॉट वरी नहीं होगा, मैंने आपको बताया था V1 विल बी फॉलोड बाय अदर थिंग्स। सो अगर ये V1 है, अगर वरी होता सिंपली वरी होता। अगर आप कह रहे हो डू नॉट, उसे नेगेटिव इंपेरेटिव कह रहे हो, यानी कि नेगेटिव इंपेरेटिव यदि होता तो डोंट वरी, ठीक है। डिड नॉट वरी नहीं होता, तो डू नॉट वरी आपका राइट आंसर होगा। Question number 33. The warden punished the student who violates the rules of the hostel. Warden punished, वार्डन ने पनिश किया, मतलब ये पास्ट टेंस है। पनिश कर दिया, तो अगर पनिश कर दिया इसका मतलब किसी बच्चे ने रूल्स को पहले ही तोड़ दिया होगा, राइट। तो हु वायलेट्स, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में है ना, तो ये तो गलत है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यह तो ये पास्ट है, अग्री नहीं कर रहा है। तो ये हु इज वायलेटिंग नहीं होगा, हु वायलेटेड हो सकता है, देख लेंगे। हु और वायलेट कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हु वायलेटेड द रूल्स ऑफ द हॉस्टल, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34. द मिनिस्टर along with his team members is expected to arrive shortly. अब ऐसे सेंटेंस जिसमें कि दो सब्जेक्ट हो, एक तो द मिनिस्टर है और ये जुड़ा हुआ है along with के साथ, और his team members ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2। अगर ऐसी कंजंक्शन दिख रही है along with के साथ सब्जेक्ट की, तो इसमें जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो आपका एग्री करेगा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से, यानी कि द मिनिस्टर के हिसाब से। द मिनिस्टर कॉमा along with his team members, मिनिस्टर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट और उसके हिसाब से ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज, बिल्कुल सही है, इज एक्सपेक्टेड टू अराइव शॉर्टली। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35. समीर गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। यहाँ पे देखते हैं गेव वेरी लेस। अब मैं बता दूं लेस का जो प्रयोग होता है, लेस का प्रयोग जनरली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन यानी कि कम इंफॉर्मेशन किसी के तुलना में, ठीक है। जब हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम लेस का प्रयोग करेंगे, वो भी अलग तरीके से। तो यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है कि वो उसने बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, कोई कंपैरिजन नहीं यूज हो रही। तो वेरी लेस की जगह वेरी लिटिल होगा, ठीक है। वेरी लेस इंफॉर्मेशन तो होती भी नहीं है वैसे, ये तो वैसे भी गलत है। गिव वेरी लेस इंफॉर्मेशन, गिव नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है तो गिव्स होगा, अगर बात कर रहा है प्रेजेंट में तो ये गिव्स होता, अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होती तो। gave very little information is the right substitution here. 36वां क्वेश्चन देखते हैं। Many artisans were almost without any work during the pandemic. Artisans का मतलब होता है कारीगर। बहुत सारे कारीगर जो थे they were almost without any work, लगभग बिना किसी काम के। एनी विदाउट ऑलमोस्ट ये करेक्ट सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है,
विदाउट एनी ऑलमोस्ट भी नहीं है, ऑलमोस्ट एनी विदाउट भी नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन की दरकार नहीं है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। जापान हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस इनसाइड सम फील्ड्स। ये इनसाइड सम फील्ड, इनसाइड कुछ और होता है, इनसाइड की जगह आपको यूज करना है इन, ठीक है, रिप्लेस कर दो इससे, इनसाइड को इन से, तो आपका राइट आंसर होगा इन सम फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 38, a need of NR is to provide employment to the youth of the country। a need of NR गलत है, यहाँ जो आर्टिकल्स यूज हुए ए एंड एन ये गलत है, रिप्लेस these articles with the, यानी कि राइट आंसर होगा द नीड ऑफ द आर, ठीक है, द नीड ऑफ द आर। क्वेश्चन नंबर 39, bats huddle together to get warm of each other's body। उनको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, तो टू गेट वार्म, वार्म तो एक एडजेक्टिव है, इनको चाहिए वार्मथ, ये नाउन है, इनको वार्मथ चाहिए, वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। 40वां क्वेश्चन, द न्यूज आर ट्रू। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये एक सिंगुलर है, ठीक है, तो द न्यूज इज ट्रू आर टू बी replaced with is। 41, the prisoners are kept at constant surveillance। kept at, यहाँ पे at जो यूज हुआ है वो गलत है, wrong use of prepositions। it will be keep under, किसी के सर्वेलेंस के अंदर रहना, यानी कांस्टेंट सर्वेलेंस के अंदर रखना, तो यहाँ पे करेक्ट जो आपका प्रीपोजिशन होगा वो कीप अंडर होगा। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, द क्राउड हैव गैदर्ड अराउंड द एरिया टू वॉच द एक्टर्स। ये जो द क्राउड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और ये सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो प्रयोग होगा हैव का प्रयोग नहीं होगा बल्कि हैज का प्रयोग होगा, तो हैज गैदर्ड, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूं कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।